भारत में कहा गया कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की जबान है। यह कहां लिखा है? कौन क्लेम कर सकता है उर्दू हमारी जबान है? हमने पैदा की है, हमने पढ़ना छोड़ दिया है तो कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। फिराक गोरखपुरी, कृष्णचंद पंत, प्रेमचंद, ये कौन थे? इनसे उर्दू जानी जाती है। यह बात अलग है कि जो बाहर से आए थे उनकी जबान भी उर्दू नहीं थी, लेकिन हमने ये चलाया। अब आपकी ये जनरेशन या हमारी जनरेशन के लोग, जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर हम सच जानते भी हैं, अब हम फैक्चुअल पोजीशन रखना भी चाहते हैं, तो पहले पुरानी हिस्ट्री को दिमागों से इरेज करना पड़ेगा, फिर उस पर नई इबारत लिखनी होगी। लिहाजा सिर्फ सत्ता के परिवर्तन से समाज बदल जाएगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अब सरकार में कोई आ गया है तो समाज बदल जाएगा। मैं इसका उल्टा कहता हूं, जब समाज बदलता है तो सत्ता बदलती है। हेलो दोस्तों, धारा 370 एक ऐसी दीवार थी, एक ऐसी चट्टान थी जो टूटती ही नहीं थी, क्योंकि आपको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं था, क्योंकि आपको अपनी संगठित ताकत का एहसास बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही ये एहसास हुआ, न केवल धारा 370 रूपी चट्टान पुरजे पुरजे उड़ गई, वरन राम मंदिर भी आकार लेने लगा। इस समय देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जनसंख्या पर एक नीति बनाई जाए जिससे अनियंत्रित तरीके से देश पर बोझ बनती आबादी पर नियंत्रण लगाया जा सके। तो फार्मूला तो आपके पास आ चुका है, संगठित शक्ति और इस मुद्दे पर जागृत समाज। इतना निश्चित जान लीजिए कि समाज लोगों से बनता है और लोगों को जागृत होना होगा, जागृत करना होगा। अन्यथा आप देखिए कि किस तरीके से आपकी एक भाषा उर्दू तक को हाईजैक कर लिया गया, यानी अपहरित कर लिया गया आपके सामने। भारत के सनातन समाज को जागृत करने, सशक्त करने, वैचारिक रूप से सशक्त करने निकले, मजबूत करने निकले पुष्पेंद्र कुलशेखर जी को। आइए सुनते हैं कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। शेर आ जाएगा तो उससे कहेंगे कि ये लाइसेंस है हमारे पास, बंदूक घर रखी है, तो वो चला जाएगा। हम अजीब किस्म के आदर्श बनाए हमने। भारत में कहा गया कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की जबान है। यह कहां लिखा है? कौन क्लेम कर सकता है उर्दू हमारी जबान है? हमने पैदा की है, हमने पढ़ना छोड़ दिया है तो कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। फिराक गोरखपुरी, कृष्णचंद पंत, प्रेमचंद, ये कौन थे? इनसे उर्दू जानी जाती है। यह बात अलग है कि जो बाहर से आए थे उनकी जबान भी उर्दू नहीं थी, लेकिन हमने ये चलाया। अब आपकी ये जनरेशन या हमारी जनरेशन के लोग, जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर हम सच जानते भी हैं, अब हम फैक्चुअल पोजीशन रखना भी चाहते हैं, तो पहले पुरानी हिस्ट्री को दिमागों से इरेज करना पड़ेगा, फिर उस पर नई इबारत लिखनी होगी। लिहाजा सिर्फ सत्ता के परिवर्तन से समाज बदल जाएगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अब सरकार में कोई आ गया है तो समाज बदल जाएगा। मैं इसका उल्टा कहता हूं, जब समाज बदलता है तो सत्ता बदलती है। आप बदले, आपके अंदर वो शऊर पैदा हुआ, तो आपने इतनी लंबी यात्रा में, इस 70 साल में आपने संवैधानिक तौर पे भी फ्रॉड देखे, संसद में भी होते हुए देखा, इंस्टीट्यूशन में भी होते हुए देखा। जब सब कुछ ने आपको त्रस्त कर दिया, तब आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि आपकी तकलीफ उस दूर तक पहुंच गई कि लगा कि अब इसके बाद तो कोई तकलीफ होनी ही नहीं है, तब आपने 2014 पैदा किया, बिना किसी से कुछ कहे,
न यादव था, न ठाकुर था, न ब्राह्मण था, न क्षत्रिय था, न दलित था। आपको लगा कि पहली बार देश में कोई सच बात कहने की हिम्मत कर रहा है, आप उसके पीछे खड़े हो गए। नहीं, इस देश में चुनाव की राजनीति जो थी वो किसी को कुछ बांट दो, किसी को कुछ दे दो, इनको ये दे दो, उनको वो दे दो, इसी तरीके से चल रही थी। और राजनीतिक लोग उस फ्रेम को बनाए रखना चाहते थे कि ये बनी रहे। सबकी दुकानें छोटी छोटी चल रही हैं। 28 सेकुलरिज्म की पार्टियां हैं, लेकिन सबका सेकुलरिज्म एक से दूसरे से अलग है। लेकिन सबका कॉमन वोट बैंक एक ही है। लेकिन सबकी दुकानें हैं। नीतीश का अलग सेकुलरिज्म है, मुलायम का अलग है, लालू का अलग है, देवी गौड़ा साहब का अलग है। जब आप इस बात से त्रस्त हो गए तो आपने 2019 में पहली बार भारत के इतिहास में जो इलेक्शन हुआ उसमें मुद्दा राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी के बीच में हुआ। और उसका असर देखिए कि जब आपने यह मैसेज दिया कि तमाम सारे लोग, आपने एक ही मैसेज दिया कि राष्ट्र के साथ जो खड़ा होगा वही दिल्ली पे बैठेगा, तो उसका असर क्या है कि 2014 के चुनाव, ये मैं एक रेफरेंस के लिए आप कह रहा हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल भाषण मत समझिएगा। 2014 में यह लगा कि शायद एक लंबे समय के बाद आप त्रस्त हो गए हैं एक खास विचारधारा की पार्टी से, और आपने ये नेगेटिव वोट उस गुस्से में दिया है। तो लोगों ने आपको चैलेंज किया कि अरे भाई, ये लोगों का गुस्सा था 70 साल की रूलिंग पार्टी से, इसलिए दे दिया। 2019 में तो आपका गुस्सा नहीं था। तो जो लोग 2014 में कह रहे थे कि भारत में पहली भारतीय सरकार बनी है, उनका आर्गुमेंट इसलिए मजबूत है कि 2014 में आपने जब वोट दिया था तो आपके सामने भी राष्ट्रवाद नहीं था। आपके सामने सारे रास्ते बंद हो चुके थे और आप किसी एक ऐसी किसी पर्सनालिटी को ढूंढ रहे थे जो आपके मन में है वही उसी के मन में है। तो 2014 में जो भी सीटें आई, लेकिन असली विजय और असली ताकत, जिसे मैं कहता हूं कि सनातन का बोध होना, वो 2019 में हुआ। जिस शख्स को पिछले 20 साल से गाली पड़ रही थी, उसको अपने होने पे गाली पड़ रही थी। उसने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया था, किसी का पैसा नहीं लूटा था, किसी को नहीं मारा था, लेकिन जब उस शख्स ने यह वादा करा आपसे कि मेरे ऊपर थोड़ी देर के लिए भरोसा करो, और आपने अपने पूरे भरोसे की ताकत उसके पीछे खड़ी करी, तो उसको यह एहसास है कि मैं जिनके बल पे आया हूं उन्होंने मुझे सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने मुझे राष्ट्र को बचाने के लिए भेजा है। तो राष्ट्र कैसे बचेगा कि बॉर्डर पे बहुत सारी सेनाएं खड़ी, उससे राष्ट्र नहीं बचते। इस राष्ट्र को जो अंदर से चैलेंजेस हैं उसको भी बखूबी जानता था, लेकिन सेकुलरिज्म का बुखार इस मुल्क में इतना चढ़ा कि जब भी कोई बात होती थी, हमें अंग्रेजों ने बांट दिया, हम तो बहुत अच्छे लोग थे, हमें कांग्रेस ने बांट दिया, हमें मुस्लिम लीग ने बांट दिया, और ये कहकर करके हम लोगों ने अपने अंदर जो विघटनकारी ताकतें थी, जो देश के खिलाफ काम कर रही थी, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। और हर पाकिस्तान जिम्मेदार, बांग्लादेश जिम्मेदार, देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी क्या हुआ है, एक घटना मात्र ने, एक छोटी सी घटना है, एक बड़े युद्ध का एक छोटा सा मोर्चा भी आपने जीता है। यह आप ही का दबाव था कि पिछले 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हर बार 370 370 370 लिखा होता था। लोगों ने अपने मकान का नंबर 370 रखना शुरू कर दिया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। लोग बोर हो चुके थे, उनको लगता था क्या बेवकूफ बना रहे। लेकिन 35A
इस आजाद भारत के अंदर, आजाद जुडिशरी के अंदर, और तमाम संसद के तमाम लोग और तमाम वो प्रोफेसर्स, वो सब एक बड़े फ्रॉड पे मौन रहे। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो लोग सीता जी पे सवाल उठा सकते हैं, रामचंद्र जी पे सवाल उठा सकते हैं, उनको संविधान के अंदर पिछले 70 सालों से एक नाजायज तरीके से एक राष्ट्रपति के ऑर्डर को इंसर्ट किया गया जो टेक्निकली इलीगल था, वो नहीं नजर आया। न सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बिजी है महाकाल के पानी की लंबाई नापने में। आपके यहां दही हांडी की लंबाई ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, जलीकट्टू में क्या होगा, दिल्ली के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे अगर कबूतर बीट करेगा तो 4थे फ्लोर वाले को परेशानी होगी। उसकी तो समस्याएं कुछ और थी भाई। लेकिन हुआ क्या कि जब इसको आपके सूबे का एक हमारा साथी, वो अब हमारे बीच में नहीं है, संदीप कुलकर्णी, पूना के रहने वाले हैं, सावरकर जी के स्टोन सपोर्टर थे, मैं उस वक्त जॉब में था, ये सारा इनिशिएटिव के वो ही अध्यक्ष थे, अब वो हमारे बीच में नहीं है। जब हमने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर के इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो बड़े सारे लोगों ने कहा कि आपने जो है अपनी मौत को दावत दे दी है। हम भी ये समझ नहीं पाए कि ऐसा हमने क्या कर दिया भाई। लेकिन उस दिन एहसास हुआ जब हमारे बीच से संदीप कुलकर्णी चले गए। लेकिन मुझे उस वक्त यह लगा, क्योंकि मैं उस वक्त एक एक्टिव जॉब में था, और जो हमारा बड़ा मित्र है, दोस्त है, भाई है, छोटा है, बड़ा है, पाकिस्तान, उसकी नौकरी कर रहा था मैं, तो और मेरे लिए संकट था। तो यह तय किया गया कि अगर इस देश को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, मुकदमा तो कई हजार सालों से बहुत से चल रहे हैं, उसकी कोई महत्ता होती नहीं है, तब यह जिम्मा दिया गया कि आप पूरे देश में ये 35A क्या है इसको बताएं। और कोई चीज सोच के हम लोगों ने नहीं की, हमने बताना शुरू किया, लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, और वो दबाव बना कि इस समाज ने आर्टिकल 35A पे कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जिसका कुर्ता पकड़ के न पूछा हो कि इसके बारे में क्या कहना है। और उस दबाव का क्या असर हुआ, क्योंकि हमने 14 में ये फाइल हुई थी, तो लोग समझते थे कि हो जाना चाहिए, सरकार को बताओ। हमने कहा भाई हम सरकार वरकार से हमारा कोई संबंध नहीं है, सरकार की मर्जी है जो करे। हमने समाज के अंदर इस मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश की है, समाज का दबाव से काम होगा, और हम समाज का ज्यादा महत्व समझते हैं, सरकारों का महत्व उतना नहीं होता। तो जब आप लोगों ने उसको समझना शुरू किया, जब आपने इस सवाल को बड़ा बनाया, तो बीच इलेक्शन में 2019 के उसी पार्टी के मैनिफेस्टो में पहली बार 35A को जोड़ा गया, और पूरी ताकत के साथ उनके बड़े लीडरों ने अपनी चुनावी रैली में कहा कि हम आएंगे तो इसे हटा देंगे। तो लोगों को लगता था कि जैसे पहले लोग कहते थे हटा देंगे, ये भी शायद ऐसी कहें, लोगों ने मजाक समझ लिया। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग मजाक समझते हैं उन्हीं के साथ मजाक हो जाता है। तो आपके दबाव ने और इस समाज के अंदर जो चेतना पैदा हुई, उसने इस देश में 70 साल पुराना एक संवैधानिक फ्रॉड। दोस्तों, अगर सैद्धांतिक रूप से आपसे पूछा जाए, कहा जाए और बात की जाए, तो आपको यह विश्वास नहीं होगा कि न्यायालय भी दबाव में काम करते हैं। दरअसल दोस्तों, लोकतंत्र उस व्यवस्था का नाम ही है जिसमें बहुमत जिस चीज़ के लिए दबाव बनाता है, वो चीज़ें हर क्षेत्र को, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, मीडिया ही क्यों ना हो, हर क्षेत्र को जनमत का दबाव, बहुमत का दबाव प्रभावित करता है। अगर कोई बहुमत या ज़्यादातर लोग खामोश रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं या भगवान भरोसे रहते हैं, तो जो भी ग्रुप बहुसंख्यक होगा, वो भले 20% हो या 10% हो, दबाव बनाएंगे तो उनके हित के काम होंगे, उनके मन के काम होंगे, और यही अपने देश में विगत 70 वर्षों से होता चला आया है। लेकिन
वर्ष 2014 में आपने इस चीज को समझा और अपने जनमत को, अपने बहुमत को, अपने विचारों को ईवीएम के माध्यम से मत देकर आपने विधायिका यानी कि संसद को और कार्यपालिका यानी कि जो मशीनरी चीज़ों को कार्यान्वित करती है उसको आपने आदेश दिया कि फला पार्टी के जो भी एजेंडे हैं जिसको हमने बहुमत दिया है वो सब लागू किए जाए। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ का जो बहुमत है वो कट्टरपंथी नहीं है, वो समरसता का, सहजीविता का समर्थक है। इसीलिए हमारा लोकतंत्र अब बहुत ही अच्छे युग में प्रवेश करने वाला है, बशर्ते आप सशक्त रहे, संगठित रहे और इसी तरीके से इशू बेस्ड जो राष्ट्र के सामने बड़ी समस्याएं हैं उन पर संगठित होकर मत दे और राय बनाए और लगातार दबाव भी बनाए रखें। अगर आप जाग जाएंगे तो आप निश्चित जान लीजिए कि बहुत सारे या कई सारे मोदी आप बना करके भेज सकते हो, क्योंकि इस देश में मोदी जैसे महान सपूतों की, महान समर्पितों की, राष्ट्रभक्तों की, देश की सेवा के लिए 18 घंटे काम करने वालों की कमी नहीं है। कमी बस आप में थी, आपने पहचाना, आपको ऐसे ही पहचानना है, आगे बहुमत देना है, जनमत देना है। तो इतना समझे कि सब कुछ आपके पास था, बस जागने की आवश्यकता थी। अब आप जाग चुके हैं और जो कुछ साथी अभी उन्नीदे हैं या सो रहे हैं उन्हें भी जगाना हमारा परम कर्तव्य है। जिस तरीके से पुष्पेंद्र कुलशेठ जी अपना सर्वस्व लगाकर राष्ट्र को जागरूक कर रहे हैं उससे पुनीत कर्तव्य कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि विचारों में सबसे पहले बदलाव आता है, तब चीज़ें हकीकत में या ज़मीनी रूप पे उतरती है या आकार लेती है। आपने पुष्पेंद्र कुलशेठ जी को सुना, आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारे चैनल को शेयर करके सनातनियों तक कम से कम 5 लोगों तक जरूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।